तारीख थी 2 जुलाई 2023। जापान का सुकिनो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कभी भी रात नहीं होती, यानी कि रात को भी ये शहर चलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई सारी रात चलता रहता है, वैसे ही ये शहर सारी रात चला करता। और ये शहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। इस शहर में 2 तारीख को एक लव मोटेल के अंदर वहाँ का वर्कर सभी रूमों को देखने जा रहा था। जो भी गेस्ट उन रूमों के अंदर रुका हुआ था, उनके चेकआउट का टाइम हो चुका था, इसलिए वो एक एक रूम को जाकर चेक कर रहा था। अगर उनके अंदर कोई है तो उनको वो जाने के लिए कह रहा था। और ऐसे ही चलते चलते अब वो दूसरे फ्लोर पर जा पहुंचा। दूसरे फ्लोर के लास्ट वाले कमरे में उसने जाकर एक बार गेट को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। ये वर्कर पहले से ही ऐसे गेस्ट को जाना करता जो लेट तक सोते हैं। उनको जगाने के लिए कई बार दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, इसलिए इसने अब उस गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जिसके बाद इसने अपने पास से एक मास्टर की निकाली और उस गेट को खोलकर अंदर की तरफ झांका। जैसे ही वो अंदर की तरफ झांकता है, उसकी चीखें निकल गई। इतनी जोर से वो वहाँ पर चिल्लाने लगा, उसका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा भयानक अंदर देख लिया था। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ के सारे आसपास के लोग भी वहाँ पर जमा हो गए। होटल का मालिक भी वहाँ पर आता है। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर जाते हैं, सामने का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस वाले जैसे ही अंदर जाते हैं, वो भी डर के मारे उनकी भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उस रूम के अंदर एक शख्स मरा हुआ पड़ा था। वो पूरी तरह से खून में लथपथ था। उसके शरीर से खून निकले जा रहा था। उसके धड़ पर उसका सर नहीं था, जिसकी वजह से ये सब लोग डरे हुए थे। और उसके शरीर पर एक टॉवल लपेटा गया था। इसके बाद उस रूम की जांच की गई, लेकिन उस शख्स का सर यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अब ना ही उसके पास उसके कपड़े थे और ना ही कोई और सामान था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अब एक अच्छी खासी चुनौती का सामना करना था, क्योंकि इस व्यक्ति की अब पहचान कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस वालों के सामने यही था। ना तो इस आदमी का यहाँ पर कोई पर्स था, ना ही कोई और सामान था, और तो और इसका धड़ से सर भी गायब था। साथ में पुलिस वालों को वहाँ पर कोई भी ऐसा हथियार नहीं मिला जिससे कि इसका गला काटा गया होगा। पुलिस वालों का ये मानना था कि किसी शार्प ब्लेड से इसके गले को काटा गया होगा, और किसी हल्के व्यक्ति के ये बस की बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को काबू करना, उसका गला काटना और धड़ से सर को अलग करना, ये किसी ताकतवर इंसान का काम हो सकता है। और अब पुलिस वाले उस होटल के मालिक से पूछताछ करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई आईडी वगैरह उस व्यक्ति की मिल सकती है, जिससे कि उसकी पहचान हो जाए। लेकिन ये जो लव मोटेल था, यहाँ पर किसी भी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ा करती। यहाँ पर सीधे ही रूम मिल जाया करते। ये एक हैरानी वाली बात है। पुलिस वालों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति की पहचान वो कैसे करें, क्योंकि ना तो उनके पास कोई सबूत था, ना ही उस व्यक्ति का सर था, ना ही कोई हथियार था, ना ही कोई फिंगरप्रिंट। फिर पुलिस वालों ने अब वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की तरफ अपना ध्यान करा। वो जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं, और कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस वालों के सामने एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागती है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए देखा कि ये शख्स अकेला इस मोटेल में नहीं आया था, बल्कि रात को ये 2 शख्स यहाँ पर पहुँचे थे। वैसे तो उस सीसीटीवी फुटेज की जो फोटो थी वो धुंधली थी, इसलिए पुलिस वालों को उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ये दोनों शख्स रात को इस मोटेल में पहुंचे थे। सुबह के लगभग 2 बजे वो अकेला शख्स वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। वो अपने साथ एक बहुत बड़ा सूटकेस भी लिया हुआ था, लेकिन पुलिस वालों ने एक चीज़ को गौर किया जो कि उनको बेचैन कर रही थी, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा गर्मी का महीना था, और इतनी गर्मी के अंदर जो शख्स अब सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा गया था, उसने अपने शरीर के ऊपर एक काला रंग का कोट डाला हुआ था। ना सिर्फ काला रंग का कोट डाला हुआ था, बल्कि उसने अपने चेहरे को भी कवर कर रखा था। सर पे टोपी थी, मुंह पर मास्क था।
जिसकी वजह से पुलिस वालों ने अब उसके ऊपर अपना ध्यान दिया। इसके बाद पुलिस वाले अब ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट खंगालने लगे जो कि कुछ दिनों से लापता है। और जैसे ही पुलिस वालों ने वो रिपोर्टों को देखना शुरू किया, उनको पता चला कि जो ये शख्स मरा है इस लोव मोटेल के अंदर, वो एक 62 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम हितोशी उरा है। और ये घटनास्थल से लगभग 50 मिनट की ड्राइव पर इसका घर है। और ये एक कंपनी के अंदर फर्नीचर का काम किया करता। इसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और साथ में इसने नेबर एसोसिएशन का इलेक्शन भी लड़ा था। सब लोगों ने यही बताया कि ये बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इसकी दुश्मनी किसके साथ हो सकती है, पुलिस वाले अब इस चीज़ के पीछे पड़ चुके थे। अब पुलिस वालों के सामने कोई सबूत तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने दोबारा से उसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। अब जब उन्होंने दोबारा से ध्यान से देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये इस व्यक्ति को मारने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि एक महिला है। जी हाँ, एक दुबली पतली महिला जिसने हितोशी का कत्ल किया था। ना सिर्फ कत्ल किया था बल्कि उसकी गर्दन भी उसने उतार दी थी। और पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं थे। पुलिस वाले अब आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं से भी पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिलता। यहाँ तक कि उस लड़की ने बाहर जाकर किसी भी टैक्सी या बस वाले से हेल्प नहीं मांगी, उसके अंदर बैठकर वो वहाँ से गई नहीं। तो इसका मतलब ये था कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद था जो कि उसको वहाँ से लेकर गया। अब पुलिस वालों ने जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालना शुरू कर दिया और उनके सामने एक फोटो आती है जिसके अंदर वही लड़की सैम दिखाई देती है। उसने ऐसे ही ब्लैक कलर का कोट डाला हुआ था, सर पर टोपी थी, मुंह पर मास्क था, जैसा कि लव मोटेल वाले कैमरे में था। बिल्कुल मिलती जुलती ये लड़की थी। पुलिस वालों ने देखा कि ये सड़क के ऊपर खड़ी है, एक सिल्वर कलर की गाड़ी इसके पास आकर रुकती है। ये उस गाड़ी के अंदर बैठती है और वहां से ये भाग जाती है। पुलिस वाले अब इस गाड़ी का पीछा करते हैं कि ये गाड़ी किसकी है और कहां से ये गाड़ी आई थी। और ऐसे ही जांच करते करते पुलिस वालों को पता चला कि जो वो लड़की थी उसका नाम तमुरा रूना था, जो कि 30 साल की है और वो मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही है। वो मेंटल स्टेबल नहीं है, वो थोड़ी सी पागल है क्योंकि बचपन से ही वो थोड़ी मेंटल थी, उसका दिमाग ठीक नहीं था। स्कूल में भी उसके कोई अच्छे खासे दोस्त नहीं थे, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगा करता, जिसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसने कई जगह नौकरी करने की ट्राई भी की, लेकिन लंबे समय तक वो कहीं पर भी नौकरी नहीं कर पाई और हर जगह से वो नौकरी छोड़कर आ जाया करती। अब पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि जो तमुरा है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या इसी वजह से उसने इस व्यक्ति का कत्ल कर दिया या इसके पीछे कोई और वजह है। जिसके बाद पुलिस वाले सीधे तमुरा के घर पर जा पहुंचे, जो कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। उसके घर के अंदर जाते ही पुलिस वालों ने देखा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, कपड़े भी नीचे गिरे हुए हैं। वो अपनी जांच में लगे हुए थे, वो अपने सबूत इकट्ठा कर रहे थे। वहां पर जिसका कत्ल हुआ था यानी कि हितोशी, उसके भी सामान मिले, जैसे कि उसका पर्स, उसकी घड़ी, उसका फोन, ये सारी चीजें अब तमुरा के घर से मिल चुकी थी। अब जैसे ही उन्होंने उस कपड़े के ढेर को उठाया, उसके नीचे से एक बहुत बड़ा चाकू भी पुलिस वालों को मिल गया, जिसके ऊपर अभी भी सूखे हुए खून के निशान थे, यानी कि इस चाकू से ही उस हितोशी की हत्या की गई होगी। पुलिस वाले अब उस घर को छानते छानते दूसरी मंजिल पर जा पहुंचे। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर गए, उनको एक अजीब सी बदबू तंग करने लगी। उस बदबू का पीछा करते करते वो एक बेडरूम में बने बाथरूम तक पहुंचते हैं। उस बाथरूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, वहां पर पुलिस वालों का सांस लेना भी दूभर हो चुका था। जैसे ही पुलिस वालों ने उस बाथरूम का गेट खोला, सामने हितोशी का सर पड़ा हुआ था, जो कि सड़ चुका था, उसके अंदर कीड़े चल रहे थे। इसे देखकर पुलिस वालों ने वहां पर उल्टियां करना शुरू कर दिया और वो भागकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने उस सर को उठाया और हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया ताकि उसकी भी जांच की जा सके। और दूसरी तरफ पुलिस वाले अपनी जांच के अंदर लगे हुए थे। तब उन्हें पता चला कि जिस गाड़ी के अंदर तमुरा बैठकर भागी थी वो किसी और की गाड़ी नहीं बल्कि उसके पिता ओशोमू की ही गाड़ी थी, जो कि अपनी बेटी के इस अपराध के बारे में ना सिर्फ जानते थे बल्कि उसने इसका साथ भी दिया। इस व्यक्ति को मारकर उसको भगाने में इसने साथ दिया था।
जांच करते करते पुलिस वालों को ये भी पता चला कि तमुरा की माँ ओरोको भी इसमें शामिल थी। उसने भी अपने पति और अपनी बेटे की मदद की थी। ये सब के सब पूरा परिवार इस प्लानिंग में शामिल था। अब इस पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरे जापान में ये खबर बहुत तेजी से फैली। जिसको भी ये खबर पता चल रही थी वो सब के सब एकदम से डर रहे थे कि ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर मौजूद हैं। और जो ये हितोशी था ये तमुरा के साथ डेटिंग कर रहा था, ये दोनों रिलेशनशिप में थे और इस चीज़ से तमुरा का परिवार सहमत नहीं था। और मई 2023 के आखिर में तमुरा और हितोशी की मुलाकात एक क्लब के अंदर हुई। धीरे धीरे इनकी मुलाकात अब प्यार में बदलने लगी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जब तमुरा के पिता को और उसकी माँ को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है, तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्हें उसके आगे घुटने टेकने पड़े। और ऐसे ही टाइम बीतता है और जुलाई के अंदर जो ये हितोशी था ये शाम के टाइम पर इस तमुरा को बुलाता है। तमुरा के साथ ये पहले क्लब में जाता है, वहाँ पर ये दोनों एंजॉय करते हैं और रात में एक साथ रहने के लिए ये लव मोटेल में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों रात बिताने वाले थे। लेकिन रात के समय जो तमुरा थी उसने इसको मार दिया और फिर तमुरा रात को 2 बजे उसको मारकर वहाँ से बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकली उसने अपना पूरा हुलिया एकदम से चेंज कर दिया था ताकि उसको कोई भी पहचान ना सके। सब लोग यही सोचे कि वो एक आदमी है। उसने अपने ब्लैक कोट डाला हुआ था, सर पर एक टोपी थी जिससे उसका चेहरा ना दिखे और मुंह पर उसने मास्क भी लगाया हुआ था। साथ में उसने अपने एक हाथ में सूटकेस लिया हुआ था। बाद में उसने पुलिस वालों को बताया कि उस सूटकेस के अंदर ही हितोशी का सर था जिसको मैं अपने घर पर लेकर गई थी। और जब भी तमुरा इस होटल से बाहर निकल रही थी वो बिल्कुल शांत थी, वो जल्दबाजी नहीं कर रही थी, बिल्कुल आराम से वो चलते हुए होटल से बाहर गई ताकि उसके ऊपर किसी को भी कोई शक ना हो। फिर पुलिस वालों ने तमुरा से सवाल किया कि अगर तुम दोनों प्यार करते थे तो तुमने उसको मारा क्यों? पहले तो तमुरा चुप बैठी रही, लेकिन फिर वो एकदम से बोली कि वो इसी लायक था, उसको मरना ही था। उसने बताया कि हम दोनों प्यार में पड़े हुए थे, लेकिन अब जो ये हितोशी था ये मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा था कि मुझे एक बच्चा चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी हो, मैं इस चीज़ से आज़ाद रहना चाहती थी। इसलिए मेरी और उसकी बहस हो गई और बहस के दौरान मैंने उसको लव मोटेल में बुलाया और वहाँ पर उसका गला काट दिया, साथ में उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और दूसरी तरफ जो तमुरा थी उसकी मानसिक स्थिति का जो जिम्मेदार माना गया, उसके माता पिता को माना गया, क्योंकि उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया बल्कि उसको घर के अंदर वो अपनी रानी बनाकर रखा करते। वो जो कुछ भी बोला करती उसके सामने वो चीज़ पेश कर दिया करते, चाहे वो कुछ भी हो। और इसीलिए तमुरा ने जब कहा कि मुझे हितोशी का कत्ल करना है और उसमें साथ देने के लिए इसके माता पिता दोनों राजी हो गए। और जो ये तमुरा थी ये हर एक बात अपने माता पिता को बताया करती। और जब इसने हितोशी को मारने का प्लान कर लिया था, इसने अपने पिता को और अपनी माँ को आकर बता दिया था और वो भी उसके साथ देने के लिए तैयार थे। जिसके बाद वो गाड़ी लेकर उस होटल के पास में ही खड़े थे। जैसे ही तमुरा वहां से निकली उसके पिता ने उसको गाड़ी में बैठाया और सीधे ही अपने घर पर लेकर आ गया। घर पर लाने के बाद उसने उस सर को बाहर निकाला, हितोशी के सर को ऊपर अपने रूम में ले जाकर बाथरूम में रख दिया। और उस दिन से ही वो उस घर के अंदर बिल्कुल ऐसे रह रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो सर उस बाथरूम के अंदर ऐसे का ऐसे रखा हुआ था। पता नहीं उन्हें बदबू नहीं आ रही थी या फिर उन्हें कुछ भी डर नहीं लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा परिवार ही पागल था। जिसके बाद इन तीनों को अब अदालत में ले जाया गया और इनके ऊपर अब तक केस चल रहा है। इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अगर इसमें कोई भी सुनवाई होती है तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में, इन लोगों के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।